नमस्कार, टॉप फिलिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएम पटेल और हम चर्चा करेंगे संविधान के विकास। तो पहले हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक जो एक्ट आए हैं उन पर हमने चर्चा की। अब 1858 में जो स्थिति है उस पर हम पहले चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है उस पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि 1858 में अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे ऊपर आपका क्राउन या जिसे हम कहते हैं क्या, ताज के कार्यों में सहायता के लिए, जैसे आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं वैसे ताज सहायता के लिए प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ पर भी प्रधानमंत्री, और इनकी सहायता के लिए क्या होते थे, कुछ मंत्री। जैसे मान लीजिए भारत में अभी गृह मंत्रालय को संभालने के लिए गृह मंत्री, शिक्षा के मामले को देखने के लिए शिक्षा मंत्री, रक्षा के मामले के लिए रक्षा मंत्री। तो ऐसे ही एक मामला था क्या, भारत। तो भारत के मामलों को देखने के लिए कौन होगा, भारत मंत्री। लेकिन यहाँ इन मंत्रालयों की जगह क्या होते हैं, डिपार्टमेंट या विभाग। तो ऐसा एक विभाग था जो भारत के मामले देखता था और इसका जो प्रमुख था उसे कहा भारत सचिव। तो ऐसे अलग अलग, उसके अलावा अन्य जो हैं, शिक्षा का सचिव है, रक्षा का सचिव है, अन्य मामले हैं, सबके ऐसे सचिव। तो ऐसे ही भारत के मामलों को देखने के लिए भारत सचिव। और आप जानते हैं हमने कहा था, हमने चर्चा की थी कि पहले जो आपके सचिव थे भारत के उनका नाम था अर्ल स्टैनले। भारत के पहले भारत सचिव का नाम अर्ल स्टैनले। अब वापस आते हैं हम तो देखेंगे कि 1861 का जो एक्ट है वो किसने पारित किया। तो इसमें एक शब्द लिखा है, यहाँ पर शासन गलत लिखा है, इसको आप भारत शासन की जगह क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए परिषद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो भारत सचिव है, भारत सचिव ब्रिटेन में रहेगा और भारत के मामलों को देखेगा। इस भारत सचिव के कार्यों में सहायता के लिए क्या होगी, 15 सदस्यीय एक परिषद होगी जो समय समय पर क्या करेगी, भारत के लिए कानून निर्माण करेगी। इसी परिषद के द्वारा 3 अधिनियम या जो कानून बनाए गए उनमें सबसे पहला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद दूसरा इसके द्वारा, पहला हो गया 1861, दूसरा 1892 और 1909। 3 एक्ट पर हम चर्चा करेंगे जो भारत सचिव की परिषद के द्वारा पारित किए गए, और इसलिए इनको क्या कह रहे हैं हम, भारत परिषद अधिनियम। जो संसद के द्वारा पारित किए जाएंगे उनको कहेंगे हम भारत शासन अधिनियम। तो ये कौन सा है, भारत परिषद अधिनियम। अब इस पे आप देखें कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान है कि जो वायसराय की परिषद है, जो उसमें क्या है, 5वां सदस्य जोड़ा गया, और 5वां सदस्य कौन होगा, विधि का जानकार। तो 5वां लॉ मेंबर इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा 6 से 12 अतिरिक्त मेंबर इसमें जोड़े जाएंगे। ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया कि समय समय पर इतने मेंबर और बढ़ाए जा सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इमरजेंसी के समय जो आपका वायसराय है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसे कहते हैं हम क्या, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है सरल भाषा में विभागीकरण। मतलब एक विभाग का एक मुखिया होगा और उस विभाग के कार्यों के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। आप देख सकते हैं जैसे केंद्र के नीचे आप देखें राज्य के नीचे जिला के नीचे प्रखंड और पंचायत, सबके कार्यों का विभाजन होता है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम विद्यमान है। आप केंद्र में देखेंगे जैसे तो रक्षा डिपार्टमेंट है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय है, तो इसका एक हेड होगा जिसे हम क्या कहेंगे, जैसे जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसे कहते हैं हम सचिव, तो रक्षा सचिव। अगर मंत्रालय है तो मंत्रालय का मुखिया होगा, हेड होगा मंत्री। ये अपने कार्यों के प्रति, अपने रक्षा संबंधी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो एक व्यक्ति इन मामलों को देखेगा। ऐसा सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया।
आगे देखते हैं कि जो विधान परिषद है, लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के एक्ट में प्रावधान किया और 1862 में 3 लोगों को, पहला सर दिनकर राव, दूसरे देवनारायण सिंह जो कौन थे, बनारस के राजा थे, और पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, इन तीनों को मनोनीत किया वायसराय की परिषद में 1862 में। 3 लोगों को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सर दिनकर राव को बनारस के राजा देवनारायण सिंह और पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह को नॉमिनेट किया। आगे हम प्रावधान देखेंगे। तो नेक्स्ट एक्ट हमारा आता है 1892। अब 1861 में एक प्रावधान और है कि जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, है ना। किसमें? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से जो वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इमरजेंसी के समय क्या कर सकता है वो? अध्यादेश जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है किस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसकी खास बात क्या है कि जो डफरिन कमेटी थी, डफरिन समिति की सिफारिश पर और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, अधिवेशनों में कांग्रेस ने समय समय पर मांग की कि भारत के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए, हमें ये कानून का अधिकार मिलना चाहिए, तो उनको आधार बनाकर इस एक्ट में प्रावधान किए गए। तो 2 चीज़ें, कांग्रेस के अधिवेशनों को ध्यान में रखकर कौन सा एक्ट बनाया गया था, तो हम बता देंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और दूसरा, डफरिन समिति की सिफारिश पर या डफरिन समिति की सिफारिश के आधार पर किस अधिनियम को पारित किया गया, तब भी आपका आंसर सेम होगा। इस एक्ट में कहते हैं प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हुई, रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है इसकी शुरुआत हुई। अब इसका कारण क्या था, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार इसी एक्ट में जो भारतीय प्रतिनिधि हैं उनको स्थान दिया गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, आप जानते हैं, इनको स्थान मिला। आशुतोष मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रास बिहारी बोस, इन लोगों को परिषद में, विधान परिषद में स्थान मिला। आगे इनको यह अधिकार भी दिया गया कि बजट के मामलों पर और देश के कल्याण के, मतलब जो आपका वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण है, उस पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, है ना। ये देखें, इन्हें बजट पर प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार मिला। परंतु दिक्कत क्या थी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति इनको नहीं दी गई थी। दूसरा, 6 दिन की पूर्व सूचना इनको देनी होती थी। 6 दिन पहले इनको नोटिस देना होता था। जब भी कोई प्रश्न पूछना है तो 6 दिन का पूर्व सूचना देना आवश्यक था। अब देखिए, आपको पहली बार जब प्रश्न पूछने का अधिकार मिला तो इसी को तो हम लोकतंत्र कहते हैं, जहां पर हम सरकार से प्रश्न पूछ सकें और अगर सरकार प्रश्नों का सही जवाब ना दे पाए तो हम उसे हटा भी सकें। तो इसलिए कहते हैं कि भारत में सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उद्गम स्रोत इस एक्ट को माना जाता है। साथ ही क्या प्रावधान किए कि केंद्रीय और विधान, केंद्र की जो विधान परिषद है, राज्य की विधान परिषद है, दोनों के लिए गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, उनको नियुक्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। पर ध्यान आप देंगे कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इस एक्ट में इतने व्यापक बदलाव हुए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भारत में लोकतंत्र का स्रोत। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आता है 1909 का मॉले मिंटो रिफॉर्म, या इसी को कहते हैं हम भारत परिषद अधिनियम। क्यों कहते हैं बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि इसका निर्माण भारत सचिव की सहायता के लिए बनाई गई 15 सदस्यीय परिषद के द्वारा किया गया, इसलिए इसे हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। अब मॉले मिंटो क्यों कहते हैं कि मॉले उस समय हमारे क्या थे, भारत सचिव थे, और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो मॉले मिंटो सुधार या रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इसके प्रावधानों पर अगर हम चर्चा करें तो
जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत, दो क्लास उनकी बनाई गई। पहले मेंबर जो क्या हैं, औपचारिक हैं। औपचारिक में दो प्रकार के मेंबर होंगे। पहला जो मनोनीत होंगे, मतलब ऐसे सदस्य जिनका मनोनयन वायसराय के द्वारा किया जाएगा, और कुछ मेंबर जो पदेन होंगे। पदेन का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पद है, उस पद पर होने के कारण उसे क्या विधान परिषद में या विधान जो हमारी सभा है या जो विधायिका है उसमें पद मिलेगा। जैसे हमारे वर्तमान की हम बात करें, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो या पदेन मेंबर। दूसरे होंगे आपके अनौपचारिक। अनौपचारिक में भी दो प्रकार के मेंबर होंगे। कुछ सदस्यों का नॉमिनेशन या मनोनयन वायसराय के द्वारा किया जाएगा, और कुछ जो मेंबर हैं वो चुनाव के माध्यम से या निर्वाचित मेंबर होंगे, निर्वाचन के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। आगे हम देखते हैं इसके और सुधारों को और इसमें किए गए प्रावधानों को। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, हिंदुओं के लिए अलग किए गए। मतलब हिंदू लोग किसको वोट डालेंगे, हिंदू कैंडिडेट को वोट डालेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डालेंगे। ऐसा अलग अलग प्रावधान किया गया। क्यों किया गया? जिससे भारत की जो एकता है उसको वो तोड़ सकें, उसको वो बाधित कर सकें, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया था। अब आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य संख्या थी उसको अब 60 कर दिया। मतलब कितने मेंबर हो गए गवर्नर जनरल की, जो आपकी विधायी परिषद है उसमें 60 मेंबर की संख्या पहुंच गई। साथ ही क्या है, अब मेंबर बढ़ाए गए तो इनके कार्यों में भी वृद्धि की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की विधायिका, चाहे आपकी केंद्रीय मतलब वायसराय की जो परिषद हो विधायी परिषद, या राज्यों में जो गवर्नर हैं उनकी विधायी परिषद हो, दोनों के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया। अब देखिए, हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति प्रदान की गई। एक और आप ध्यान रखेंगे कि जो अधिनियम है किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ है, तो अरुंडेल जो समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को पारित किया गया। आगे देखते हम, नेक्स्ट हमारा जो एक्ट आता है जिसे कहते हैं हम मौले मिंटो रिफॉर्म या सुधार। मौले कौन होंगे? जो भारत सचिव हैं, और मिंटो कौन है? आपके गवर्नर जनरल या वायसराय। अब देखिए आगे इस एक्ट में चर्चा करते हैं हम। जमींदार लोग हैं, जो रियासतों के हेड हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना, जो वाणिज्य संघ हैं, इन अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब जो जमींदार लोग हैं उनका प्रतिनिधि अलग होगा, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका प्रतिनिधि अलग होगा, जो कॉमर्स ट्रेड वाले लोग हैं उनका जो प्रतिनिधि है वो अलग होगा। ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया गया। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें गवर्नर जनरल की या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मेंबर बनाया गया। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे आज मंत्री होते हैं ना, वो क्या है, कार्यपालिका के मेंबर हैं, और अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो क्या थे, विधायिका के मेंबर, तो इन्हें कार्यपालिका के मेंबर बनाया गया। ये बंगाल के क्या थे, एडवोकेट जनरल थे। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा, पहले भारतीय जो वायसराय की काउंसिल में या कार्यकारिणी परिषद में मेंबर बने, और इन्हें लॉ मेंबर बनाया गया था। इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी प्रदान की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया बाद में, और 1920 में ये उड़ीसा बिहार के गवर्नर नियुक्त हुए।
तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। बस इतना याद रखना, क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा कि पहला भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में मेंबर बना, तो ध्यान रखेंगे SP सिन्हा।